कौन सी इंपॉर्टेंट 5 बातें हैं जिनसे आप अपने लकवे को कर सकते हैं जल्दी से जल्दी ठीक। हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और स्पेशली यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने रिकवरी के दौरान, अपने लकवे की जर्नी के दौरान। क्योंकि स्पेशली जब हम पैरालिसिस का नाम सुनते हैं तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि ना जाने उन्हें कितनी बड़ी बीमारी हो गई है। लेकिन अगर हम जनरल वे में बात करते हैं तो लकवा एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि उसका इलाज कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। डॉक्टर्स अपनी मेडिकेशंस दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जो बाकी डाइट है, वॉकिंग है, एक्सरसाइजेज है, वो सब आपके हाथ में है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बस इतना है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा सोचो ना। आप अपने लकवे की बीमारी को ज़्यादा सोचो ना, ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। करना क्या है, सिर्फ एक्सरसाइजेस, अपनी मेडिकेशंस टाइम पे लेनी है, अपनी वॉकिंग करनी है और अपनी थोड़ी बहुत डाइट का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको किसी भी बात के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप लकवे के मरीज हैं और आपको कहीं से रिकवरी नहीं मिल रही है, तो आप डायरेक्टली श्रेयास में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं वो कौन सी ऐसी 5 ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपनी बॉडी में लक्षण दिखने शुरू होते हैं, आपको समझ आ रहा है कि आपके मुंह में टेढ़ापन आ रहा है, आपके हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, या फिर आप ढंग से बोल नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, उठ बैठ नहीं पा रहे हो खुद से, तो ये सारे सिम्टम्स मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा सिवियर हैं और बहुत ज़्यादा आप इनको देख के पहचान सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका मुंह टेढ़ा हो रहा है और आपको समझ नहीं आएगा, या फिर जो आपके साथ बैठे हैं एटलीस्ट वो भी देख के आपको बता सकते हैं कि आपके फेस में डेविएशन देखने को मिल रही है। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हैं, आप देख के पहचान सकते हो, या फिर आपके केयर गिवर्स या फिर जो भी आपके साथ है वो भी आपको बता सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपने सिम्टम्स रिकॉग्नाइज कर लिए, उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है वो है डॉक्टर से कंसल्ट करना। लेकिन कितने टाइम में कंसल्ट करना? इनिशियली 3 to 4 आवर्स में आपको डॉक्टर को विजिट करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको इधर उधर जाके डॉक्टर्स के पास टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको डायरेक्टली बेस्ट हॉस्पिटल में जाना है, बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाना है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर टेस्ट हो सके, जहाँ पे आपकी MRI रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन सब कुछ हो सके। क्योंकि स्ट्रोक के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में, स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके पहले प्रॉपर टेस्ट हो, ताकि पता चले कि आपको लकवा आखिर किस वजह से हुआ है। और जब डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि लकवा इस वजह से हुआ है, तो वो अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसी हिसाब से सेटअप करते हैं। अब कौन सा लकवा और किस वजह से ब्रेन स्ट्रोक, अब हम इसमें बात करते हैं 2 टाइप्स के बारे में। पहला आपका क्लॉट। आप सभी को पता होगा, हम सभी नॉर्मली जनरली जानते ही हैं कि क्लॉटिंग क्या होती है या खून के थक्के जमना क्या होता है। तो एक क्लॉटिंग वाला फैक्टर जब आपके ब्रेन में मिलता है, जब आपके ब्लड वेसल्स में मिलता है, तो वो डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको इंजेक्शंस देते हैं जिससे आपका क्लॉट रिजॉल्व हो जाता है। और दूसरी कंडीशन आपकी ब्रेन हैमरेज की, मतलब जहाँ पे सर्जिकली डॉक्टर्स को प्रोसीजर बढ़ाना होता है क्योंकि आपकी नसें फट जाती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था आपको डॉक्टर वाइजली चूज करना है, आपको हॉस्पिटल वाइजली चूज करना है, ताकि आपके टेस्ट प्रॉपरली हो सके और डॉक्टर्स को पता चल जाए कि एक्चुअली में ब्रेन स्ट्रोक किस वजह से हुआ है। ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आपको डॉक्टर के पास, कि आपको बेस्ट डॉक्टर के पास जाना है और टाइम से जाना है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, पैरालिसिस हो गया, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो गई है, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मेडिकेशंस। जब भी डॉक्टर आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कौन सी मेडिकेशन किस चीज़ के लिए है। और अगर चलो नहीं भी समझाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेडिकेशंस मुझे क्यों दी गई हैं, या फिर इनका बॉडी में क्या इम्पैक्ट है और ये कब तक ट्रीटमेंट हो सकता है, कब तक रिकवरी मिल सकती है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने जब जब लेने को बोली हैं, आप अपनी मेडिकेशंस टाइम से लोगे। क्योंकि मेडिसिन जब तक आप नहीं लोगे, आपका ब्रेन वापस से एक्टिव नहीं होगा, आपकी मोटर लर्निंग, मोटर स्किल्स वापस से रीजनरेट नहीं होंगी। क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली ब्रेन स्ट्रोक में आपकी ब्रेन की वेसल्स खराब हुई हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपने ब्रेन की एक्टिविटीज़ को वापस से लेके आना है, हमें अपने ब्रेन को वापस से रीएजुकेट करना है। तो ज़रूरी क्या है कि आप अपनी मेडिकेशंस टाइम से लें, अपने डॉक्टर को फॉलो करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर से आप सामने से पूछें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, मेरी बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, या फिर मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, या मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है।
आई होप दोनों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। सबसे पहला कि आपको डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना है, और दूसरा आपको मेडिकेशंस लेनी है। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज फिजियोथेरेपी, दैट मीन्स एक्सरसाइजेस। हम पेशेंट्स को जब भी एक्सरसाइजेस के लिए बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम तो ऑलरेडी लकवे के मरीज हैं, हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी इतनी वीकनेस है, तो हम एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपको समझना ये है कि जब तक आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करोगे, खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे, तब तक ना तो आपकी मसल्स में ताकत आएगी, ना फिर आपका ब्रेन दोबारा से रीएजुकेशन के राह पे चलेगा। क्योंकि ज़रूरी यही है, जब तक आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, तब तक आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे। तो इससे आपको ये भी समझ आया होगा कि लकवा सिर्फ हाथ पैरों की बीमारी नहीं है, आपके दिमाग की भी बीमारी है। आपके ब्रेन को हमें वापस से रीएजुकेट करना पड़ता है, और रीएजुकेट करने के लिए हमें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है एक्सरसाइजेस के रूप में। तो हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे जिससे हमारा ब्रेन वापस से एक्टिव होगा और समझेगा कि हमें ये मूवमेंट्स ऐसे परफॉर्म करनी है, हमें रिकवरी ऐसे लेके आनी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको एक्सरसाइजेस दिन में बहुत बार करनी है, लेकिन हाँ, इतनी भी बार नहीं करनी कि आप खुद को थका लो। जब तक आप कंफर्टेबल हो, जब तक आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पा रहे हो, आप अच्छे से एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो, और जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार आप करो, लेकिन बिना थके। ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज डाइट। इनिशियल स्टेज में डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखो। सॉफ्ट डाइट पेशेंट्स बाद में लेते हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ लिक्विड जा रहा होता है। लेकिन लिक्विड कितने टाइम तक जाना चाहिए? आप खुद सोचो, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मिल क्या रहा है? सिर्फ फ्लूइड। ठीक है, आई डू एग्री कि फ्लूइड्स में भी आपका प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी डाइट वाइजली चूज करनी है। डॉक्टर्स जब आपको बताते हैं कि आपको ये मेडिकेशंस लेनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, तो साथ में ये भी बताते हैं कि आपको अपनी डाइट में क्या लेना है और कितने टाइम के बाद अपनी डाइट को चेंज करते रहना है। तो वो बात आपको निगलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको ये होता है कि मैम हम कब तक लिक्विड डाइट लें। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए बॉडी को खाना भी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब आपकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं होगा तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आप कैसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर पाओगे? आप कैसे बात करने की कोशिश करोगे? अगर बॉडी में डाइट ही नहीं है, अगर बॉडी में खाना ही नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपको हमेशा वीकनेस महसूस होगी, आप हमेशा इरिटेटेड रहोगे, क्योंकि आपको भूख लग रही होती है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है खाने की। तो इसलिए आपको अपनी डाइट भी वाइजली चूज करनी है, और अपने डॉक्टर से पूछना है कि मुझे डाइट में क्या लेना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर पैरालिसिस पेशेंट की एक ही डाइट चले या एक ही मेडिकेशन चले। कंडीशन के ऊपर हम डिसाइड करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, या तो आपको क्लॉटिंग हुई है या फिर आपको ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो डॉक्टर से आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे आपकी रिकवरी इम्पॉसिबल है। नाउ लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वॉकिंग। हम जनरली पेशेंट्स को बोलते हैं कि वॉक करो वॉक करो वॉक करो, लेकिन इतनी ज़्यादा वॉक करना भी एट टाइम्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि पेशेंट्स अपना बॉडी वेट अपने नीज पे और अपने लोअर लिम्ब पे नहीं ले पाते हैं। लेकिन बीइंग एन डॉक्टर या फिर बीइंग अ केयर गिवर, हमें ऐसा लगता है कि हम पेशेंट्स को बहुत जल्दी चलवाना शुरू कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट्स के दिमाग में एक ही टारगेट होता है कि उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन उस टारगेट के अंदर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी बॉडी सपोर्ट कर भी रही है या नहीं, उनकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ है भी या नहीं। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ अपने अकॉर्डिंग करनी है। मान लीजिए आपको कोई चला भी रहा है, तो जो भी पेशेंट को चला रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उन्हें प्रॉपर सपोर्ट के साथ चलाएं और केयरफुली चलाएं, क्योंकि पैरालिसिस की कंडीशन में बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको पैरालिसिस पूरी बॉडी में या फिर आपकी एक साइड में पैरालिसिस है। तो जो भी साइड आपकी वीक है आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, आपको अच्छे से पेशेंट्स को ग्रैप्स करके चलाना है। चलना आई डू एग्री कि बहुत इंपॉर्टेंट है चलना, लेकिन पेशेंट्स के लिए भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि उनकी बॉडी में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो आपको केयरफुली वाइजली अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी मूवमेंट्स को एंड अपनी एक्सरसाइजेस को कैरी फॉरवर्ड करना है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट 5 टिप्स या कह लीजिए पॉइंट्स बताए हैं, वो आपको सभी समझ आए होंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप खुद एक पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, जो भी पेशेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप डायरेक्टली हमें श्रेयास में कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे नंबर मेंशन है, आप डायरेक्टली कॉल करके अपनी
प्रॉब्लम्स हमारे सामने रख सकते हो, पूछ सकते हो डॉक्टर से, या फिर मेडिकेशंस कहीं और से चल रही है लेकिन आपको रिकवरी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे डॉक्टर से मेडिकेशंस एज वेल एज डाइट एंड एक्सरसाइजेस पूछ सकते हैं। या फिर उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।